हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम लगातार एरेज की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। हमने देखा कि एरेज किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, एरेज में किस तरह से इनपुट लिया जाता है, कैसे उन पर कैलकुलेशंस की जाती है और कैसे उन पर से आउटपुट निकाला जाता है। देखिए, सी लैंग्वेज में एरेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप लोग सी लैंग्वेज में ही एरेज पर अच्छे से कमांड कर लेंगे तो आगे चलकर सी प्लस प्लस जावा जैसी लैंग्वेजेस में एरे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इन सभी लैंग्वेजेस में लगभग सेम ही है। ऑलमोस्ट सिंटेक्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट एरेज का इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम है। और अगर हम यूनिवर्सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स में एरेज की अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। इवन एरेज के कुछ सेक्शंस जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर करे, जैसे हमने सर्चिंग टेक्निक्स पर बात करी, मैंने आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के एरेज के प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करके प्रीवियस वीडियो में दिखाए। उसके बाद मैंने आपके साथ सॉर्टिंग टेक्निक्स पर बात करी, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट के सुपर इजी लॉजिक्स आपके साथ डिस्कस करे जस्ट प्रीवियस वीडियो में। ये आपको डीएसए में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो गाइस, एरेज की अगर आप ये पूरी 3-4 वीडियोस की सीरीज अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो यह आपको ना सिर्फ आपके एग्जाम्स में मदद करेगा, ना सिर्फ आपके अच्छे लॉजिक कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट करने में मदद करेगा, बल्कि ये साइड आपको डेटा स्ट्रक्चर्स यानी डीएसए में भी बहुत हेल्प करने वाला है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एरेज के नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2 डायमेंशनल एरेज। देखिए, पिछली वीडियोस में हमने 1 डायमेंशन एरेज को बहुत एक्सप्लोर किया है। हमने बहुत तरह के प्रोग्राम्स बनाए हैं, सर्चिंग कर ली, सॉर्टिंग कर ली, ढेरों तरह के प्रोग्राम्स करके 1 डायमेंशन एरेज पर बहुत कमांड करी। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो डेफिनेटली आप 1 डायमेंशन एरेज के हर क्वेश्चन को करने की लॉजिक समझ आ गई होगी। चलिए अब बात करेंगे 2 डायमेंशनल एरेज की। 2 डायमेंशनल एरेज भी एरेज का ही एक टाइप है और इनका इस्तेमाल मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा रखने के लिए किया जाता है। तो चलिए इनकी इंप्लीमेंटेशन के साथ इनको समझने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कॉल्ड 2 डायमेंशनल एरेज। इन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में 2D एरेज यानी 2 डायमेंशनल एरेज भी कहते हैं। गाइज, 1 डायमेंशनल एरेज में आपने देखा था कि 1 डायमेंशनल एरे इस तरह से था जिसमें आप अपना डेटा रख पा रहे थे, राइट? अब ये 1 डायमेंशनल क्यों था? 1 डायमेंशनल इसलिए था क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग बना हुआ है, तो किसी एक एक्सिस के अलोंग बना हुआ है इसलिए 1 डायमेंशनल हुआ। इसमें आप अपना डेटा रख लेते थे 7 9 2 6 8, यहां तक तो हमें समझ में आता है। बट अगर ज्यादा डेटा रखना है या कभी आपको जरूरत पड़ती है मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा रखने की, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में डेटा रखना है, उस केस में हम 1 डायमेंशनल को इस्तेमाल ना करके 2 डायमेंशनल एरेज यूज करेंगे। 2 डायमेंशनल एरेज जो है बेसिकली स्टोर करते हैं डेटा को इन रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। इसी रोज एंड कॉलम्स फॉर्म को ही लोग मैट्रिक्स फॉर्मेट भी बोलते हैं। सो जो आपको सही लगे, राइट? ये देखिए 2 डायमेंशनल एरेज में इस प्रकार से डेटा स्टोर होता है। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक 2 डायमेंशनल एरे बनाया, राइट? ये रहा 2 डायमेंशनल एक एरे। आपने यहां पर 9 रख दिया, 5 रख दिया, 6 2 4 8 1 3 7। तो ये देखिए एक मैट्रिक्स फॉर्म में रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में आपका डेटा स्टोर हुआ। अगर मैं आपको समझाऊं तो एरेज में ये रो नंबर 0 मानी जाती है, ये रो नंबर 1 मानी जाती है, रो नंबर 1 ये पूरी रो हो गई, रो नंबर 2 ये मानी जाती है। सिमिलरली ये पूरा कॉलम, कॉलम नंबर 0 माना जाता है,
ये पूरा कॉलम कॉलम नंबर 1 माना जाता है और ये पूरा कॉलम कॉलम नंबर 2 माना जाता है। एरेज हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक एरे के अंदर आप सेम टाइप का डेटा ही रख सकते हैं, तो इसमें भी आप सिर्फ सेम टाइप का डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे इंटीजर रख लिया, कहीं पे डेसिमल यानी फ्लोट वैल्यू रख ली, कहीं पे कैरेक्टर रख लिया, ऐसा यहां नहीं होता। सो सेम टाइप ऑफ डेटा ही इसमें भी स्टोर होता है पूरे मैट्रिक्स के अंदर। 2 डायमेंशनल इसे क्यों कह रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई एक्सिस के अलोंग भी है, रो और कॉलम दोनों के अलोंग बना हुआ है, इसलिए इसे 2 डायमेंशनल एरे बोला जाता है, राइट। अगर हम इसको और थोड़ा सा समझने चले तो ये सेल नंबर कितनी हुई, ये रो नंबर 0 है, कॉलम नंबर 0 है, तो ये सेल नंबर 0 0 हुआ, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 0, तो सेल नंबर कितना हो गया 0 0। ये वाला सेल नंबर रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1 0 1। फिर आगे चलते हैं, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 2 0 2। ये सेल नंबर हुआ एक तरह से। ये सेल नंबर रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, राइट, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 0 रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2। तो इस तरह से आप इनके सेल नंबर्स भी देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको 1 डायमेंशनल एरे के अंदर पोजीशंस, इंडेक्स पोजीशंस बताई थी, मैंने कहा था ये इंडेक्स पोजीशन 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 डायमेंशन एरे में मैंने इंडेक्स पोजीशंस बोला था, उसी तरह यहां पे इंडेक्स पोजीशंस इस तरह से हैं, क्योंकि रो और कॉलम के अकॉर्डिंग है, तो इंडेक्स पोजीशन भी रो नंबर कॉलम नंबर, रो नंबर कॉलम नंबर, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 0, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 2। तो इसी प्रकार से आप इनको आइडेंटिफाई भी करेंगे, यानी रो नंबर 0, सेल नंबर 0 0 पर 9 रखा हुआ है, सेल नंबर 1 2 पर क्या रखा हुआ है, सेल नंबर 1 2 पर 8 रखा हुआ है। भाई सेल नंबर 2 1 पर क्या रखा हुआ है, सेल नंबर 2 1 पर 3 डेटा रखा हुआ है। सेल नंबर 0 2 पर क्या रखा हुआ है, सेल नंबर 0 2 पर 6 रखा हुआ है। सेल नंबर 1 1 पर क्या रखा हुआ है, सेल नंबर 1 1 पर 4 रखा हुआ है। तो ये सेल नंबर से ही आप इन डेटा पर काम कर पाएंगे, सेल नंबर्स पर। अब इसको क्रिएट कैसे किया जाता है, देखिए, अगर हम 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट करने की बात करें कि ये एरे बनाया कैसे जाता है, तो वैसे ही जैसे आप 1 डायमेंशनल एरे बना रहे थे, डेटा टाइप लिखिए, जो डेटा टाइप लिखेंगे उसी टाइप का डेटा इस पूरी मैट्रिक्स में या इस पूरे 2 डायमेंशनल एरे में स्टोर होगा। उसके बाद अपने एरे का नाम लिखिए, सपोज मैंने अपने एरे का नाम m रख दिया, और कितनी रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, वो यहां स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई कीजिए। आगे वाला नंबर ऑफ रोज बताता है और पीछे वाला नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। तो कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, ये आपको स्पेसिफाई करना है। ऐसा करने से एक बिल्कुल ब्लैंक, एक बिल्कुल खाली 2 डायमेंशनल एरे मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर क्रिएट हो जाएगा और उनके ये सेल नंबर्स पड़ जाएंगे। इस एक लाइन को लिखने से एक m नाम का एक एम्प्टी 2 डायमेंशनल एरे तो बन गया। देखिए, एरे के प्रोग्राम्स में मैं बहुत लास्ट कई वीडियोस से बोलता आ रहा हूं कि एरेस के प्रोग्राम में सबसे पहला स्टेप होता है एक एरे को बनाइए, एरे को क्रिएट करिए। वो हमने सीख लिया, मेमोरी में एक एरे बन गया। 3 रो बोली है आपने, 3 कॉलम बोला है, तो 3 रो और 3 कॉलम का बना। आप इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं, कॉलम अगर आप 2 कर देंगे तो 2 ही कॉलम का बनेगा, 3 रो का बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर रखा जाए, वो तो हमारी जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से हम कम ज्यादा आगे पीछे कर सकते हैं। फिलहाल अब बात है एक 2 डायमेंशनल एरे में इनपुट कैसे लिया जाता है, कैसे हम एक 2 डायमेंशनल एरे में इनपुट लेते हैं, इनपुट लेने का काम कैसे करते हैं। तो देखिए,
याद कीजिए उस जगह, उन दिनों को जब मैं आपको नेस्टेड लूप्स पढ़ा रहा था। नेस्टेड लूप्स पढ़ाते वक्त मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जब कभी भी हमें रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंगली काम करना होता है तो हम लोगों को हमेशा नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ती है। नेस्टेड लूप ऑलवेज आपको रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में काम करने में हेल्प करेंगे, राइट। तो यहां पर भी तो रोज एंड कॉलम्स की बात हो रही है, यानी यहां पर भी नेस्टेड लूप से ही काम होगा। देखिए 2 डायमेंशन एरेज के अंदर बिना लूप चलाए, 1 डायमेंशन एरेज में भी मैंने बोला था बिना लूप चलाए ना आप इनपुट ले सकते हैं, ना कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ना आउटपुट दे सकते हैं। क्यों एरेज में लूप जरूरी है? एरेज में लूप इसलिए जरूरी है क्योंकि एरेज में आप मल्टीपल डेटा रखते हैं। जब मल्टीपल डेटा रख रहे हैं, कोई काम मल्टीपल टाइम्स करना है, तो लूप आपको मदद करता है। लूप आपके काम की रिपीटेशन को कम कर देता है, राइट। सो लूप की मदद से ही हम इतना सारा डेटा यूजर से इनपुट लेंगे, राइट। मल्टीपल टाइम्स इनपुट लेना है, लूप तो लेना ही पड़ेगा, बट रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंगली करना है। याद कीजिए 1 डायमेंशन एरे में सिर्फ एक सिंगल लूप चलाया था क्योंकि वो रोज के अकॉर्डिंग था या 1 डायमेंशनल था, राइट। यहां पर 2 हैं, रोज और कॉलम्स के अकॉर्डिंगली है, तो एक लूप आपको रो के अकॉर्डिंगली और एक लूप आपको कॉलम के अकॉर्डिंगली, यानी एक नेस्टेड लूप तो आपको चलाना ही पड़ेगा। और याद कीजिए मैंने आपको नेस्टेड लूप की वर्किंग कैसे बताई थी। मैंने कहा था, पीछे की वीडियोस में जाकर भी देख सकते हैं, बहुत डिटेल में हमने नेस्टेड लूप से पैटर्न वाले प्रोग्राम से स्टडी भी करे थे, तरह तरह के पैटर्न्स भी ड्रॉ करे थे, राइट। जाकर एक बार पीछे वो वीडियो फिर से रिवाइज कर लीजिए। नेस्टेड लूप में मैंने आपको बताया था कि आउटर लूप एक स्टेप चलता है, अंदर वाला पूरा चलता है। आउटर लूप एक स्टेप चलता है, अंदर वाला लूप पूरा चलता है। यही स्ट्रेटेजी हमें यहां पर भी फॉलो करनी है। रो नंबर 0 को पकड़ेंगे हम और पूरा सारे कॉलम्स में डेटा फिल करेंगे। पहले इस कॉलम में फिल करेंगे, फिर इस कॉलम में फिल करेंगे, फिर इस कॉलम में फिल करेंगे। रो नंबर 1 ही अटकी रही, रो नंबर 0 पकड़ेंगे बट कॉलम सारे फिल करेंगे। यानी रो नंबर 0 को पकड़ा एक बार, कॉलम सारे फिल करेंगे। उसके बाद रो नंबर 1 को पकड़ेंगे और फिर सारे कॉलम फिल करेंगे। क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं नेस्टेड लूप की बात कर रहा हूं? एक चीज को पकड़कर उसके अगेंस्ट सारे फिल करना, फिर एक चीज को पकड़कर उसके अगेंस्ट सारे फिल करना, फिर एक चीज को पकड़कर उसके अगेंस्ट सारे फिल करना। यही तो नेस्टेड लूप की आहट है, यही तो नेस्टेड लूप की नीड है, यही तो नेस्टेड लूप का काम करने का तरीका है कि वो आउटर लूप में उस चीज को पकड़ता है जिसे एक बार चलना है, और जिसको मल्टीपल टाइम्स चलना है उसे अंदर वाले। तो रो को आपको एक बार पकड़ना है, तीनों कॉलम्स आपको चेंज करने हैं। तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि रो के लिए आउटर लूप लगेगा। आउटर लूप रो के लिए लगाएंगे क्योंकि आउटर लूप एक स्टेप चलेगा, एक बार में हमें एक रो पकड़नी है और उसके बाद इनर लूप तीनों कॉलम्स को फिल करेगा, क्योंकि इनर लूप पूरा चलता है। जब इनर लूप तीनों कॉलम्स को फिल कर लेगा, फिर हम आउटर लूप से अगली रो चेंज करके इस रो को पकड़ लेंगे, एक बार चलेंगे, इनर लूप कॉलम्स तीनों फिल करेगा। तो देखिए कैसे इनपुट लेना होगा। यूजर के आगे आप मैसेज देंगे। बिना नेस्टेड लूप के 2 डायमेंशनल एरेज में हम कोई काम नहीं करते हैं। तो यूजर के आगे मैसेज दिया, मान लीजिए कि एंटर, कितने सेल्स हैं हमारे पास? 9 नंबर्स इन मैट्रिक्स में 9 नंबर्स इनपुट कीजिए। लीजिए यूजर के आगे एक मैसेज डाला गया, ठीक है। अब नेस्टेड लूप लिखने जा रहा हूं फॉर एक रो के लिए, राइट। आर इक्वल टू, रो कहां से शुरू हो रही है? 0 से। कहां तक खत्म हो रही है? 2 तक। तो 0 से आर लेस देन इक्वल टू 2, आर प्लस प्लस। ये लीजिए आउटर लूप लगाया मैंने रो के लिए। रो को मुझे एक बार में एक कदम चलाना है। इनर लूप लगाया मैंने फॉर सी इक्वल टू 0। कॉलम कहां से शुरू हो रहा है? 0 से। कॉलम खत्म कहां हो रहा है? 2 पर। तो c इक्वल टू 0 से c लेस देन इक्वल टू 2, c प्लस प्लस। ये लीजिए स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ m नाम है हमारी इस मैट्रिक्स का, और इसके रो और कॉलम पर हम यूजर से इनपुट लेंगे। ये रहेगा लॉजिक यूजर से इनपुट लेने का।
काम कैसे करेगा, ये कैसे वर्क करेगा, जरा इसकी एक बार वर्किंग को समझें क्या। देखिए पहली बार में ध्यान रहे आउटर लूप एक स्टेप चलेगा, अंदर वाला उसके करस्पॉन्डिंग पूरा चलेगा। तो आउटर लूप क्या है हमारा, आर, एक स्टेप चलाया, एक स्टेप चलाया आउटर लूप को। क्या आर की वैल्यू 2 से छोटी है, हाँ आर की वैल्यू 2 से छोटी है। अंदर आइए, सी का लूप 0 से 2 तक पूरा चलेगा क्योंकि ये इनर लूप है और इनर लूप तो पूरा चलता है। सी का लूप पहली बार 0 के लिए शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। चेक करेगा क्या सी की वैल्यू 2 से छोटी है, हाँ है। अंदर आइए, देखिए यहां पर किस पे इनपुट लिया गया है, एम एरे के आर सी पर पहला इनपुट लिया जाएगा, यानी एम एरे के आर और सी पर पहला इनपुट लिया जाएगा। एम एरे के आर सी पे पहला इनपुट लिया जाएगा। आर की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, यानी एम एरे के 0 0 पर पहला इनपुट लिया जाएगा। आप जो भी इनपुट डालेंगे वो 0 0 पर पहुंचेगा। अंदर वाला लूप सी प्लस प्लस आगे बढ़ेगा, अंदर वाला लूप आगे बढ़ेगा, सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अंदर वाला फिनिश होगा पूरा, आउटर वाला एक स्टेप चलेगा, अंदर वाला पूरा 0 से 2 तक चलेगा। फिर क्या 1 सी की वैल्यू 2 से छोटी है, हाँ सी की वैल्यू 2 से छोटी है। अंदर आइए, एम आर सी पर अगला डेटा इनपुट लिया जाएगा। एम आर कितना है, अभी भी आपका 0 ही है। सी कितना है अब आपका 1। अगला इनपुट जो है एम आर सी पर लिया जाएगा। आर तो गाइस अभी भी 0 है, सी 1 हो गया है, यानी आप अगला जो भी इनपुट डालेंगे वो पहुंचेगा यहां पर। अब अंदर वाला लूप ही आगे बढ़ेगा, सी की वैल्यू पहुंचेगी 2 पर, क्योंकि 2 तक चलना है गाइस। अंदर आए, एम आर सी पर तीसरा इनपुट जाएगा। एम आर कितना है गाइस, आर तो पूरा हमेशा 0 ही रहा, सी अब की बार 2 हो गया। और ये लीजिए एम आर सी पर यानी एम 02 पर तीसरा इनपुट डालेंगे। आप जो भी यूजर इनपुट डालेगा, मैं मान लेता हूं सपोज 7, वो यहां पहुंच गया। ये लीजिए अंदर वाला लूप 0 से 2 तक चला, एक बार कॉलम 0 पर, कॉलम 0 पर, कॉलम 1 पर यानी इस पर, कॉलम 2 पर इस पर। और प्रॉपर सेल नंबर देखिए, 0 0 ये रही सेल नंबर, 0 1 ये रही सेल नंबर, 0 2 ये रही सेल नंबर। ये कमाल है इस नेस्टेड लूप का, क्योंकि आउटर लूप एक स्टेप चलता है, उसके करस्पॉन्डिंग इनर लूप पूरा चलता है। अब इनर लूप फिनिश हो गया, अब आर का लूप 1। अब आउटर इनर लूप फिनिश होने के बाद आउटर लूप प्लस प्लस होगा, आउटर लूप प्लस प्लस होगा तो आर की वैल्यू हो गई 1। और गाइस सी का लूप फिर से 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 2 तक फिर से पूरा चलेगा, क्योंकि बाहर वाला तो एक स्टेप चलेगा बट उसके करस्पॉन्डिंग अंदर वाला 0 से 2 तक पूरा चलेगा। और अब की बार एम आर सी पर अगला इनपुट जाएगा, यानी एम आर कितना है हमारा 1, सी कितना है हमारा 0, 1 0 पर, यानी यहां पर आपका अगला इनपुट जाएगा। मान लीजिए आपने 5 डाला तो अगला इनपुट 5 यहां जाएगा। फिर सी का लूप प्लस प्लस होगा, सी की वैल्यू पहुंचेगी 1 पर, एम आर सी पर अगला इनपुट जाएगा। एम आर कितना है आपका 1, सी कितना है आपका 1, अगला इनपुट आपका 1 1, सेल नंबर 1 1 पर जाएगा। एम एरे की सेल नंबर 1 1, देखिए एम एरे की सेल नंबर का 0 0, एम एरे की सेल नंबर 0 0 पर पहला इनपुट पहुंचाओ, एम एरे की सेल नंबर 0 1 पर दूसरा इनपुट पहुंचाओ, एड्रेस का साइन लगा हुआ है। एम एरे की 0 2 वाली सेल पर तीसरा इनपुट, ऐसे इस पर और ऐसे ही यहां पर पहुंचेगा एम एरे की सेल नंबर 1 2 पर अगला इनपुट। यानी आप एक इनपुट यहां पहुंचाएंगे, एक इनपुट यहां पहुंचाएंगे, उसके बाद आर की वैल्यू हो जाएगी 2 और फिर आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से ये लूप 0 1 और 2 के लिए चलेगा और आप जो भी डेटा डालेंगे वो यहां पहुंचेगा। ये लीजिए इस तरह से ये इनपुट वाला लूप काम करेगा और आपके लिए इनपुट देगा। गाइस यही सेम लूप आप आउटपुट के लिए भी यूज कर सकते हैं, सेम लूप आउटपुट के लिए भी, क्योंकि आउटपुट भी तो हमें इसी ऑर्डर में ऐसा ही चाहिए। तो अगर हमें आउटपुट प्रिंट कराना है, राइट,
अगर हमें इस मैट्रिक्स को प्रिंट कराना होगा, आउटपुट चाहिए हमें, तो हम देखिए वही यूजर को आउटपुट के लिए, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि मुझे प्रोग्राम में ये अलग से बार बार ना समझानी पड़े, राइट। तो यूजर को मैसेज भेजा एक printf वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। मैंने हमेशा बोला है यूजर से इनपुट लेना हो तो पहले उसे मैसेज दिया जाए, उसको आउटपुट दिखाना हो तो पहले। वही सेम लूप जो अभी आपने चलाया था, एक लूप रो के अलोंग, कहां से रो है, 0 से कहां तक है, 2 तक। एक लूप कॉलम के अलोंग, कॉलम कहां से है, 0 से 2 तक। काम करने का तरीका अभी मैंने आपको समझाया, इस नेस्टेड लूप के काम करने का तरीका। यहां मैंने लिख दिया स्कैनफ की जगह printf %d। अब मैं प्रिंट करा रहा हूं, इनपुट थोड़ा ही लेना है, अब आउटपुट की बारी है। तो आउटपुट में मैं इसको, ये लीजिए सेम वही चीज, बस अब printf हो गई गाइस, printf हो गई। लेकिन एक पूरी रो प्रिंट करने के बाद अगली रो में भी आना है, इसलिए जब एक ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये वाला लूप जो है ये कॉलम्स को प्रिंट करा तो देगा, राइट। इनर लूप ही तो कॉलम्स के लिए है, तीनों कॉलम्स को जब ये प्रिंट करा लेगा तो printf में करके आपको नेक्स्ट लाइन के लिए /n लिखना पड़ेगा, वरना ये सारा आउटपुट आपको एक ही लाइन में मिलेगा। अंदर वाला लूप आपको 6 प्रिंट करा कर देगा, 3 प्रिंट करा कर देगा, 7 प्रिंट करा कर देगा। जब अंदर का लूप खत्म हो जाएगा, 6 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, 7 प्रिंट हो गया, अंदर का लूप पूरा हुआ, उसके बाद ये लाइन चेंज करेगा ताकि अगली लाइन 5 4 1 आपको 5 4 1 अंदर वाला लूप 5 4 1 प्रिंट करा के दिखाए, उसके बाद लाइन चेंज करेगा। तो ये /n मैंने आपको नेस्टेड लूप में भी अच्छे से बताया था कि एक पूरी रो प्रिंट हो जाने के बाद, एक रो के सारे कॉलम्स प्रिंट हो जाने के बाद, एक सारे कॉलम्स प्रिंट हो जाने के बाद हमें लाइन चेंज करनी होती है, आउटपुट में चेंज करनी होती है ताकि अगला आउटपुट जो है वो अगली लाइन से प्रिंट हो। सो ये प्रिंट /n। तो ये रहा गाइस आउटपुट का लॉजिक। अब अगर हमें इसको कोई प्रोग्राम में कन्वर्ट करना हो, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन के हिसाब से। देखते हैं कोई क्वेश्चन और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि एक प्रोग्राम चाहिए टू इनपुट एक 3x3 की मैट्रिक्स, एक 3x3 की मैट्रिक्स इनपुट चाहिए एंड उसके एलिमेंट्स को आपको प्रिंट करना है, प्रिंट इट्स एलिमेंट्स, और उस पूरी मैट्रिक्स के सारे डेटा को आपको प्रिंट कराना है। अब आप बोलेंगे कि सर अभी तो आपने कर ही दिया, क्रिएट करना आपने सिखाई दिया, इनपुट लेना आपने सिखा दिया, आउटपुट दिखाना आपने सिखा दिया, बस इस चीज को अगर एक प्रॉपर प्रोग्राम के फॉर्मेट में तीनों बातों को लिख दें तो बन गया प्रोग्राम ये वाला। बिल्कुल सही समझे आप। तो इसमें करना क्या है, इनपुट लेने को बोला है, प्रिंट करने को बोला है, तो इनपुट और आउटपुट का लॉजिक जो अभी हमने डिस्कस करा है एक प्रॉपर प्रोग्राम फॉर्मेट में लिखना है। क्या रहता है हमारा स्ट्रक्चर, हैश इंक्लूड stdio.h void main, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया प्रोग्राम का, राइट। सबसे पहली चीज मैंने कहा एरे डिक्लेयर करिए। ये लीजिए एक एरे बना दिया, 3x3 का बोला है उसने, 3x3 का बना दिया। लूप चलाने के लिए r और c दो वेरिएबल भी ले लिए। सबसे पहला काम मैट्रिक्स क्रिएट करने का, तो भाई सबसे पहला काम मैंने कर दिया, एक मैट्रिक्स क्रिएट तो मैंने कर दी। ये लीजिए मैट्रिक्स क्रिएट कर दी। अब क्या चाहते हो, क्या नाम रखा है इसका, m। चलिए अब मैं इसमें इनपुट लेना चाहता हूं, तो भाई क्रिएट हो गई। अब इनपुट लीजिए, इनपुट फिर कैलकुलेशन फिर आउटपुट, बट कैलकुलेशन के लिए तो यहां बोला ही नहीं है,
तो इनपुट लीजिए और सीधे आउटपुट दिखाइए। इनपुट से पहले प्रॉपर मैसेज दीजिए, मैंने हमेशा बोला है हर काम से पहले प्रॉपर मैसेज दिया जाए। एंटर, कितनी सेल्स बनाई है आपने? 9, सो 9 नंबर्स इन मैट्रिक्स, राइट। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाया जा रहा है ये बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी में बनेगा, आपको दिखाई नहीं देगा, राइट। स्कैनएफ सॉरी इनपुट लेने के लिए लूप चलेगा, सो लूप चलाया, 0 से रो नंबर 0 से रो नंबर 2 तक R प्लस प्लस, पता है आपको ये रो नंबर 0 से है, ये रो नंबर 1 होती है, ये रो नंबर 2 होती है, ये कॉलम नंबर 0, ये कॉलम नंबर 1 और ये कॉलम नंबर 2। चलिए दूसरा, नेस्टेड लूप से ही काम होगा। 2 डायमेंशन एरेज का कोई भी प्रोग्राम पेपर में आ जाए यार, कोई भी प्रोग्राम अगर 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स का पेपर में आता है या कभी आपको बनाना होता है तो सबसे पहले मैट्रिक्स को क्रिएट करिए और इनपुट का लॉजिक, तो यहां तक तो हर प्रोग्राम आपको सेम ही लिखना पड़ेगा। बिना मैट्रिक्स बने और यूजर से उसमें जब तक डेटा नहीं डलवाएंगे तब तक आप कोई लॉजिक सोच ही नहीं सकते। मान लीजिए यहां 7 2 1 6 3 5 4 8 9 यूजर ने कोई डेटा डाला, तो भाई पहले आपने एक मैट्रिक्स क्रिएट करी है, उसके बाद यूजर से इनपुट लिया है। 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स का कोई भी प्रोग्राम सोच लीजिए, यहां तक तो आपको एज इट इज लिखना ही होगा। इनपुट तो हो गया मैट्रिक्स में, अब क्या बोल रहा है कि उसके डेटा को प्रिंट भी कर दो। चलिए तो आउटपुट के लिए बोल रहा है, तो आउटपुट से पहले भी एक मैसेज दे देते हैं उसको प्रॉपर, प्रिंटफ द मैट्रिक्स, जो मैसेज देना हो आपको जो कन्वीनियंट लगे, एलिमेंट्स आर फॉर r इक्वल टू 0 से r लेस देन इक्वल टू 2। लीजिए इसके लिए भी अभी बताया 2 लूप चलेंगे ही चलेंगे, c इक्वल टू 0 से c लेस देन इक्वल्स टू 2। बिना 2 नेस्टेड लूप के आप 2 डायमेंशनल में कोई काम नहीं कर सकते। सो ये लीजिए प्रिंटफ किया, अपनी मैट्रिक्स के डेटा को प्रिंट कराया, रो और कॉलम को प्रिंट कराया, अभी आपको आउटपुट वाला लॉजिक समझाया, और नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए प्रिंटफ लिखा और /n कर दिया ताकि एक रो प्रिंट होने के बाद हो जाए, और यहां पर ये मेन पूरा हुआ। ये रहा एक पूरा बनकर तैयार हुआ जो आपको ये इनपुट भी ले लेगा और एज इट इज आपको आउटपुट क्या मिलेगा? आपको आउटपुट मिलेगा गाइस, आपको आउटपुट मिलेगा 7 2 1 3 6 5 देन 4 8 9। ये देखिए आपके सामने एक मैट्रिक्स फॉर्म में आउटपुट नजर, जो भी डाला होगा आपने वो एज इट इज आपके नजर आएगा, राइट। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया हमने कि 2 डायमेंशनल एरे का अगर कोई प्रोग्राम आए तो पहले क्रिएट करिए, ये रहा इनपुट, ये रहा आउटपुट। अब कैलकुलेशन का लॉजिक हमें बीच में देना होगा जैसे जैसे वो बोलेगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए उसने बोला कि एक 3 into 3 की मैट्रिक्स इनपुट लेनी है उसको, राइट, और उसको प्रिंट कराना है उसका ट्रांसपोज। गाइस ट्रांसपोज प्रिंट कराना है, ट्रांसपोज प्रिंट करना है। मैट्रिक्स एज इट इज प्रिंट नहीं करानी, जैसा डाला है डेटा वैसा नहीं प्रिंट कराना, ट्रांसपोज प्रिंट कराना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम की जगह प्रिंट कराना है, कॉलम को रो की जगह। मतलब अगर आपने डाला है ये फॉर्मेट 7 2 1, कैसे डाला है? रो की फॉर्मेट में आउटपुट आना चाहिए 7 2 1। ये रो की फॉर्मेट में गया है 3 6 5, ये रो की फॉर्मेट में गया है यहां कॉलम की फॉर्मेट में, यानी रो जो है वो कॉलम बन जाए, रो जो है वो कॉलम बन जाए, रो जो है वो कॉलम बन जाए, इसे कहा जाता है ट्रांसपोज। रो को कॉलम बना देना या कॉलम को रो बना देना इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अब ये लॉजिक सोचना है,
तो देखिए मैंने आपको बोला कि आपको जो भी 2 डायमेंशन एरे का प्रोग्राम अगर सोचना है तो इनपुट लेने तक का काम तो आपको एज इट इज ही करना होगा। यहां से लेकर यहां तक के इनपुट लेने के कोड में आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो भी आपको छेड़ना है वो अपने नीचे के लॉजिक में लगाएंगे। अब वो चाहता है कि जो रो है वो कॉलम बन जाए, जो रो है वो कॉलम बन जाए। तो यार कर देते हैं ना, प्रिंट करा। अच्छा यहां पर क्या लिख दे मैसेज, द ट्रांसपोज, थोड़ा सा मैसेज भी चेंज करते हैं पहले, ऑफ मैट्रिक्स। ये लीजिए, ये एक मैसेज चेंज कर लिया। अब हम चाहते क्या है, ट्रांसपोज चाहते हैं, जो रो है वो कॉलम बन जाए, यानी रो की जगह कॉलम ले ले, रो की जगह कॉलम ले ले। तो यहां पर कर दो ना, जहां रो लिखा है प्रिंट कराते वक्त वहां कॉलम लिख दो, और जहां कॉलम लिखा है उसकी जगह रो कर दो। रो की जगह कॉलम, कॉलम की जगह रो, हो तो गया ट्रांसपोज। कहां लॉजिक लगा रहे हो? मैं हमेशा से कहता हूं कि प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट अ ट्रिक। ट्रिक को समझिए, इसको पूरा समझ के इसको एक्सप्लेन करके देखिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। कोई मुझे नहीं करना पड़ा। मैंने कितनी बार बोला रो को मुझे कॉलम बनाना है, तो जो रो प्रिंट हो रही थी उसको मैंने कॉलम कर दिया, और जहां कॉलम प्रिंट हो रही थी उसकी जगह रो कर दिया। ये लीजिए ट्रांसपोज का एक पूरा का पूरा प्रोग्राम बनकर तैयार है। तो इस तरह से हमने एक और क्वेश्चन करा जो कि बहुत पूछा जाता है कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। सिंपल, जब बोला ही यही जा रहा है रो को कॉलम करना है, रो को कॉलम करना है, तो जहां रो थी वहां कॉलम कर दिया, जहां कॉलम था वहां रो कर दिया। ट्रांसपोज आपके सामने तैयार होगा। डाला होगा भले ही यूजर ने इस फॉर्मेट में, आएगा इस फॉर्मेट में। यूजर ने डाला ऐसे है, आएगा ऐसे। ये लीजिए, राइट। तो ये हो गया गाइस ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ऐसे ही मान लीजिए उसने आपसे बोल दिया कि प्रिंट, एक इनपुट कीजिए मैट्रिक्स और प्रिंट कीजिए सम ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का सम प्रिंट कराना है गाइस। इस मैट्रिक्स से यूजर ने जो भी डेटा डाला हो, जो भी डाला हो, मैंने तो एक सैंपल ले रखा है, यूजर ने जो भी डेटा डाला हो उस सारे डेटा का सम करके दिखाना है। मैंने आपको पीछे भी कई बार अपनी प्रीवियस वीडियोस में बोला है कि जब हमें बहुत सारे डेटा का सम करना होता है या बहुत सारे डेटा का मल्टीप्लाई करना होता है तो वी नीड एन एक्स्ट्रा वेरिएबल। हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, उसी में हम सबको प्लस करते चले जाते हैं। या अगर मल्टीप्लाई करना है, जैसे फैक्टोरियल हो गया, तो हम उसी एक्स्ट्रा वेरिएबल में सबको मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। सम करना है तो जितना भी डेटा है सबको उठा उठा के उसी में सम करते हुए चलते हैं। ऐसा मैंने आपको फॉर लूप के केसेस में भी बताया था, 1 डायमेंशनल एरे के केसेस में भी बताया था, और यहां भी मैं आपसे कहूंगा, उसने बोला है सम करना है, सबका सम करना है, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल तो लगेगा। ये लीजिए, यहां पर मैंने एक s नाम का वेरिएबल ले लिया, सम का 0, राइट। अब क्या, इनपुट तक का लॉजिक तो आपको एज इट इज लिखना ही है। मैट्रिक्स बनाइए और इनपुट लीजिए, बिना इनपुट लिए तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते। तो यहां तक के लॉजिक को तो आप कभी चेंज करेंगे ही नहीं। मैट्रिक्स बनाना नेसेसरी है, उसमें इनपुट लेना नेसेसरी है, तो उस लॉजिक में तो आप कोई चेंज नहीं करेंगे। अब कहानी है उसे सम प्रिंट करना है। जरा सोचिए, ठहर कर जरा सोचिए, क्या आपको सारी मैट्रिक्स पूरी की पूरी मैट्रिक्स प्रिंट करानी है? क्या आपको पूरी मैट्रिक्स प्रिंट करानी है? नहीं, आपको पूरी मैट्रिक्स प्रिंट नहीं करानी। आपको चाहिए इन सारे डेटा का पहले सम हो जाए और लास्ट में टोटल सम चाहिए कि भाई इन सब का प्लस करके टोटल इतना आ रहा है, राइट। तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला कि हमें सम करने के लिए एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए, वो एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया है। यहां प्रिंट कराने वाले लॉजिक को हटाकर इसकी जगह मैं सम कराने का लॉजिक लिख देता हूं। मैंने क्या लिख दिया गाइस? सम कराने का ये लॉजिक आप बहुत बार मेरे साथ पढ़ चुके हैं, S = S प्लस अपनी मैट्रिक्स का नाम, अपनी मैट्रिक्स का नाम। ये लीजिए, ये लीजिए, राइट। क्या होगा भाई? मेरा वेरिएबल है पहली बार में 0,
मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया 0। आपको पता है आपका ये नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। ये पहली बार में उठाएगा इस 7 को इस s में प्लस करके वापस s में डाल देगा, यानी s में डाल देगा, 0 को में 7 प्लस करके 7 डाल देगा। s इक्वल टू s प्लस मैट्रिक्स, राइट। तो s इक्वल टू s की वैल्यू 0 प्लस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 7, राइट। RC लूप ऐसे ही चलेगा, पहली बार में ये उठेगा, फिर अगली बार में ये, 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 फिर अगली बार में ये। नेस्टेड लूप के चलने की शैली नहीं बदलेगी, जैसा हमने नेस्टेड लूप को अभी समझा है उसी ऑर्डर में चलाएंगे। तो सबसे पहले उसने 7 को उठाया, 7 को प्लस कर दिया s में और s में ही डाल दिया। s की वैल्यू कितनी है? s की वैल्यू है 0 में उसने हमारी मैट्रिक्स का डेटा उठाकर प्लस करा, दोनों को प्लस करा और वापस s में डाल दिया। s की वैल्यू में प्लस करो मैट्रिक्स का डेटा और उसे s में डाल दो। s की वैल्यू में प्लस करो मैट्रिक्स का डेटा और वापस उसे s में डाल दो। s की वैल्यू हो गई 7। लूप आगे बढ़ेगा। फिर से आइए, s की वैल्यू में मैट्रिक्स का डेटा, s की नई वैल्यू कितनी है? 7 है। मैट्रिक्स का अगला डेटा कौन आएगा? 2। कितना हो जाएगा s में? 9। ध्यान है ना, अंदर वाला लूप पूरा चलता है। उसने पहली बार में 7 उठाया, तो अगली बार में उसने क्या उठाया? 2 उठाया, राइट। उसके बाद अंदर वाला लूप आगे बढ़ेगा, मैट्रिक्स का अगला डेटा उठेगा, क्या है? 1। मैट्रिक्स का डेटा s की वैल्यू में प्लस होकर वापस s में डल जाएगा। s की वैल्यू में कितना आ चुका है? 9। इसमें मैट्रिक्स का अगला डेटा यानी 1 यानी 10 आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार से जब अंदर वाला लूप पूरा हो जाएगा तो अगली रो की बारी शुरू होगी। अगली बारी 3 की आएगी। 10 में 3 प्लस हो जाएगा, s में 13 आ जाएगा। फिर 13 में 6 प्लस हो जाएगा, 19 आ जाएगा। फिर 19 में अगला डेटा 5 प्लस हो जाएगा तो 24 आ जाएगा। फिर अंदर का लूप खत्म हुआ, अंदर का लूप खत्म होते ही रो चेंज हो जाएगी, अगली रो पर आ गए, अगला डेटा उठेगा। 24 पर 4 प्लस हो जाए तो 28 हो जाएगा, ये भी हो गया। अगला 8 उठेगा, 28 पर 4 प्लस हो जाए, 8 प्लस हो जाए तो ये 36 हो जाएगा। फिर अगला डेटा 9 उठेगा, तो 36 में 9 प्लस हो जाए तो 45 हो जाएगा। लूप खत्म हो गया, नेस्टेड लूप खत्म हो गया। s वेरिएबल में 45 आ गया जी। पूरा लूप के अंदर वो प्लस करता चला। देखिए, जब भी आपको मैंने कई बार बताया है बहुत सारी चीज का सम करना होता है, तो ये वो टेक्निक है। सम इक्वल टू सम प्लस अपने एरे का नाम लिख दीजिए, वो एक एक एलिमेंट उठाकर उसमें जोड़ता चलेगा। फाइनल आंसर एस में रखा हुआ है, एस में फाइनल आंसर रखा हुआ है। तो भाई लूप खत्म होने दीजिए। लूप खत्म हो गया, सारे एलिमेंट्स का सम हो चुका है। अब आप नीचे लूप के बाद मैसेज दिखाइए प्रिंट एफ, क्योंकि आपको फाइनल आंसर देना है, लूप के अंदर नहीं देना। राइट, सम इज इक्वल टू और अपने एस वेरिएबल को प्रिंट कराइए। ये लीजिए मेन खत्म। तो गाइज लूप खत्म होने के बाद, इस लूप ने जब सारे एलिमेंट्स का सम कर दिया, लूप खत्म होने के बाद आपके स्क्रीन पर यह मैसेज आएगा और एस की वैल्यू 45 आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का सम भी कर सकते हैं। राइट, अब इसमें वो कभी कभी ऐसे भी कर देता है कि सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स, लेफ्ट डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं सिर्फ उसी का सम चाहिए। अब सोचिए यार कितना आसान है इस ट्विस्ट को समझना। लेफ्ट डायगोनल ये रही लेफ्ट डायगोनल, इस लेफ्ट डायगोनल के एलिमेंट्स का सम चाहिए उसे। इन तीन एलिमेंट्स का सम चाहिए 7 + 6 + 9। अब यार मैं क्या लॉजिक लगाऊं कि इन तीन का ही सम प्लस होगा, कैसे सोचा जाए?
क्योंकि अभी जो मैंने लॉजिक लगाया उसके हिसाब से तो ये नेस्टेड लूप एक एक करके सारा डेटा उठाएगा, एक एक करके सारा डेटा उठाएगा और उसे एस में प्लस करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा और पूरी मैट्रिक्स में जितना डेटा था सबका सम होकर प्रिंट हो जाएगा। बट अब उसने बोला है उसे सिर्फ लेफ्ट डायगोनल का सम चाहिए, सिर्फ लेफ्ट डायगोनल का। सोचिए क्या ऐसा करा जाए। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट ट्रिक, आई ऑलवेज से। थोड़ी ट्रिक सोचिए। देखिए सेल नंबर 00 है, ये सेल नंबर 11 है और ये सेल नंबर 22 है। मैंने तीनों के सेल नंबर जब चेक करे तो ये सेल नंबर 00 थी, ये सेल नंबर 11 थी और ये सेल नंबर 22। तो यहां सम करते वक्त मैंने लॉजिक लगा दिया कि यदि रो नंबर और कॉलम नंबर सेम हो तभी सम किया जाए। ये लीजिए S इक्वल टू SMRC, जहां जहां रो और कॉलम सेम हो उन्हीं उन्हीं का सम किया जाए। बताइए क्या गलत लॉजिक है। जहां जहां रो और कॉलम की वैल्यू सेम हो उसका सम किया जाए। जहां जहां रो और कॉलम 11 है ये सेल नंबर, जहां जहां रो और कॉलम की वैल्यू सेम हो उसी को सम में लिया जाए। जहां जहां रो और कॉलम की वैल्यू सेम हो उसी को सम में लिया जाए। पूरी इस मैट्रिक्स में सिर्फ ये तीन ही ऐसी लोकेशंस हैं जहां जहां पर रो और कॉलम, रो और कॉलम, रो और कॉलम की वैल्यू सेम होती हैं। तो मैंने कह दिया सम से पहले कंडीशन लगा दी कि जहां जहां रो और कॉलम की वैल्यू सेम होगी सिर्फ उन्हीं उन्हीं को प्लस किया जाए। एक सिंगल लाइन के कोड के लिए कर्ली ब्रेसेस जरूरी नहीं होते, लगा भी ना चाहें तो इसके नीचे आप कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं, राइट। तो ये था गाइस लेफ्ट डायगोनल का। वहीं अगर इसने कह दिया होता कि राइट डायगोनल एलिमेंट्स का सम कीजिए, राइट डायगोनल मतलब इन तीन एलिमेंट्स का सम कीजिए, इन तीन का, तो आप इन तीन का सेल नंबर भी अगर देखेंगे तो ये सेल नंबर 02 है, ये सेल नंबर 20 है। लॉजिक सोचिए क्या हो सकता है यहां पर क्या हो सकता है। ये सेल नंबर 02 है, ये सेल नंबर 11 है, ये सेल नंबर 20 है। तीनों सेल्स को ऑब्जर्व करिए, इसको और इसको, तीनों सेल्स को ऑब्जर्व करिए और मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि यहां पर इफ में मैं क्या लिखूं जिससे कि मुझे सिर्फ इन तीन एलिमेंट्स का सम करने को ही मिले। सेल नंबर को अच्छे से ऑब्जर्व करके आप अच्छे से उन पर काम कर सकते हैं। सो राइट डायगोनल वाला ये जो क्वेश्चन है, राइट एलिमेंट्स का सम निकालने का, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आपको मैंने हिंट दे दिया, तीनों सेल नंबर्स को देखिए और उसके हिसाब से इस इफ कंडीशन में चेंज करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि यहां पर क्या लिखना होगा। तो चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं और अब अपने प्रोग्राम की रेंज को थोड़ा और बड़ा करते हैं। अभी तक हम लोग जो भी प्रोग्राम कर रहे थे उसमें हमने सिर्फ एक मैट्रिक्स ली थी और उसी एक मैट्रिक्स यानी एक ही 2 डायमेंशनल एरे के अंदर हम अलग अलग तरह के लॉजिक्स इंप्लीमेंट कर रहे थे। चलिए देखते हैं अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है कि हमें यूजर से दो मैट्रिसेस में इनपुट लेना है। एक मैट्रिक्स 1 में इनपुट लेना है, एक मैट्रिक्स 2 में इनपुट लेना है और उन दोनों का एडिशन करके हमें रिजल्ट जो है वो थर्ड मैट्रिक्स में लाना है। तो बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम दो इनपुट लेंगे मैट्रिसेस में, यानी दो 2 डायमेंशनल एरेज बनाने वाले हैं जिसमें यूजर इनपुट डालेगा, फर्स्ट वाली में भी सेकंड वाली में भी, और आंसर जो है वो थर्ड मैट्रिक्स में हम स्टोर करेंगे। तो इस क्वेश्चन से तो आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमें 3 मैट्रिसेस यानी 3 2 डायमेंशनल एरेज बनाने पड़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक प्रोग्राम लेना है to input 2 3x3 की मैट्रिसेस यानी 2 डायमेंशनल एरेज लेने हैं एंड कैलकुलेट देयर सम इन थर्ड मैट्रिक्स। थर्ड मैट्रिक्स में उसका सम चाहिए। तो क्वेश्चन ही क्लियरली बता रहा है कि हमें इस क्वेश्चन में टोटल 3 मैट्रिसेस चाहिए, 2 जिसमें यूजर इनपुट डालेगा, तीसरी जिसमें हमें आउटपुट रखना होगा, राइट। तो चलिए अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग प्रोग्राम का लिखते आए हैं वही लिखते हुए चलते हैं। और सबसे पहले जो चीज मैंने आपको बताई, सबसे पहले हमें मैट्रिसेस बनानी पड़ेंगी।
तो मैंने यहां पर वॉइड मेन करा, राइट, और यहां पर एक M1 नाम की मैट्रिक्स ले ली 3x3, M1 नाम की, एक M2 नाम की ले ली 3x3, और एक इन दोनों का एडिशन रखने के लिए R नाम की, फॉर रिजल्ट 3x3। तीन मैट्रिसेस ले ली मैंने यहां पर, राइट। लूप वगैरह चलाने के लिए मैंने दो वेरिएबल, एक रो के अलोंग एक कॉलम के अलोंग लूप चलाने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले इस फर्स्ट लाइन से क्या हुआ होगा, इस फर्स्ट लाइन से तीन मैट्रिसेस हमारे पास क्रिएट हो गई होंगी। एक M1 नाम से क्रिएट हो गई होगी 3x3 की, एक M2 नाम से क्रिएट हो गई होगी 3x3 की, M2, और एक R नाम से क्रिएट हो गई होगी 3x3 की, राइट। सबसे पहला काम मैट्रिसेस के प्रोग्राम में क्रिएट करने का होता है। मैंने क्रिएट कर ली। अब पहले यूजर से M1 वाली में इनपुट लूंगा, फिर यूजर से M2 वाली में इनपुट लूंगा। तो पहले दो लूप चलाऊंगा जिनकी मदद से M1 में इनपुट जाएगा, फिर दो लूप चलाऊंगा जिनकी मदद से M2 में इनपुट जाएगा, फिर दो लूप चलाऊंगा जिसमें इन दोनों को प्लस करके इसमें लाऊंगा, और फिर दो लूप चलाकर इनको प्रिंट कराऊंगा। 2 डायमेंशनल एरेज में, जैसा कि मैं बहुत देर से बोल रहा हूं, हर काम के लिए रो एंड कॉलम का नेस्टेड लूप चलता ही है, राइट। तो आइए, यूजर के आगे मैंने मैसेज डाला printf एंटर 9 नंबर्स इन मैट्रिक्स 1। ये लीजिए, मैट्रिक्स 1 में यूजर से इनपुट लिया। एक रो के अलोंग लूप चलाया, मैट्रिक्स 1 में इनपुट ले रहे हैं। कितनी रो है? 0 से 2 तक, R प्लस प्लस दिख रहा है आपको, रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2। एक कॉलम के अलोंग लूप चलाया। सारे प्रोग्राम में 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स के हर प्रोग्राम में हम यही लूप चलाते हैं। और स्कैनफ कर लिया %d एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स 1 के रो कॉलम पर। ये लीजिए, पहली मैट्रिक्स में आपने यूजर जो भी इनपुट डाल रहा है वो इनपुट ले लिया। ये फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए हो गया। एक रो के अलोंग एक कॉलम के अलोंग नेस्टेड लूप चलाकर M1 वाली मैट्रिक्स के रो कॉलम पर यूजर का इनपुट चला गया। जो भी नंबर्स यूजर ने डाले होंगे वो नंबर यहां यूजर के पहुंच गए होंगे, राइट। फर्स्ट मैट्रिक्स में इनपुट हो गया। अब यही सेम हिस्सा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे मैट्रिक्स 2 में भी इनपुट लेना है। बिना मैट्रिसेस में इनपुट लिए मैं उनका सम नहीं निकाल सकता। तो चलिए, मैंने फिर मैसेज दिया। देखिए, जो भी मैट्रिसेस का प्रोग्राम बनता है पहले इनपुट लेने तक का लॉजिक देखिए, राइट। मैंने यूजर को मैसेज दिया एंटर 9 नंबर्स इन मैट्रिक्स 2। ये लीजिए, सेकेंड मैट्रिक्स के अंदर यूजर से इनपुट मांगा। फिर से रो और कॉलम के लिए अब सेकेंड मैट्रिक्स के लिए रो कॉलम का लूप चलाया। उसमें भी 0 से 2 तक रोज हैं, 0 से 2 तक कॉलम है। सेम जो ऊपर कोड लिखा हुआ है वही जो मैं इतनी देर से आपको समझाता जा रहा हूं। सो फॉर कॉलम इक्वल टू 0 से 2 तक कॉलम प्लस प्लस, और स्कैनफ कर दिया %d एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स 2 में। ये लीजिए, मैट्रिक्स 2 के रो कॉलम पर भी आपका इनपुट पहुंच चुका है। ये लीजिए, सेम 2 नेस्टेड लूप चला के मैट्रिक्स 1 में इनपुट लिया, वही सेम 2 मैट्रिक्स लूप चलाकर नेस्टेड लूप चलाकर मैट्रिक्स 2 में। तो मान लीजिए यूजर ने यहां पर कुछ नंबर डाल दिए, राइट। ये नंबर डाल दिए। अब आपको रिजल्ट चाहिए थर्ड मैट्रिक्स में। यहां थर्ड मैट्रिक्स में आपको रिजल्ट चाहिए होगा। थर्ड मैट्रिक्स मैं यहां बना लेता हूं थोड़ी क्लैरिटी के लिए। इस थर्ड मैट्रिक्स में मुझे इन दोनों का सम कर चाहिए। ये थर्ड मैट्रिक्स भी मैंने बना रखी है, ये R नाम से बना रखी है, कैपिटल R,
राइट। तो चलिए, हर काम के लिए नेस्टेड लूप लग रहा है। यूजर से रो कॉलम्स पर इनपुट लेना था तो नेस्टेड लूप लगाया, यूजर से रो कॉलम्स पर इनपुट लेना था तो नेस्टेड लूप लगाया, रो कॉलम्स पर इन रो कॉलम्स का सम करना है, इसके रो कॉलम्स को उठाकर इसके रो कॉलम्स पर लाना है, तो अगेन नेस्टेड लूप चलेगा। और मैंने कहा चलिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इनपुट का काम हो चुका है, अब कैलकुलेशन की तरफ चल रहे हैं और उसके बाद आउटपुट पर बात करेंगे। तो चलिए, फॉर आर इक्वल टू, इसमें भी 0 से लेकर 2 तक रोज हैं, तो 0 से लेकर 2 तक आर प्लस प्लस, ये कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूं, राइट। कॉलम भी 0 से लेकर यहां पर 2 ही है, 0 से लेकर 2 तक कॉलम प्लस प्लस। और ये देखिए मैंने क्या लिखा, आर मैट्रिक्स के रो कॉलम पर M1 मैट्रिक्स का रो कॉलम प्लस M2 मैट्रिक्स का रो कॉलम, दोनों को ऐड करके डाल दिया जाए। बताइए क्या लॉजिक लिखा गया है, क्या लॉजिक है? मैंने लिखा है कि आर मैट्रिक्स के रो कॉलम पर, यानी जब 0 0 पर M1 मैट्रिक्स का 0 0 वाला, M2 मैट्रिक्स का 0 0 वाला, M1 मैट्रिक्स का 0 0 वाला, M2 मैट्रिक्स का 0 0 वाला, दोनों को प्लस कीजिए। M1 मैट्रिक्स के 0 0, सेल नंबर 0 0, लूप चलाना आप जानते हैं, बता चुका हूं पूरा मैं। तो M1 मैट्रिक्स का 0 0 वाले को M2 मैट्रिक्स के 0 0 वाले में प्लस कीजिए और R मैट्रिक्स के 0 0 पर डाल दीजिए। M1 का 0 0 है 4, M2 का 0 0 है 3, 4 प्लस 3 हुआ 0 0 पर 7। आर सी 0 0, तो यहां भी 0 0, यहां भी 0 0। कैसे आया ये 0 0? बताया तो था आपको ये लूप कैसे चलता है। आर की वैल्यू 0 होगी पहली बार, अंदर आएंगे तो सी की वैल्यू 0 होगी, राइट। अंदर वाला लूप पूरा चलेगा, तो 0 0 हुई नहीं हुई, 0 0 0 0 0 0। सो M1 मैट्रिक्स के 0 0 वाले को M2 मैट्रिक्स के 0 0 वाले में ऐड करिए और R मैट्रिक्स के 0 0 में डाल दीजिए। हो गया, अंदर वाला लूप आगे बढ़ेगा। अब हो गया ये 0 1, यानी 0 1 0 1 और ये वाला 0 1 सेल नंबर। तो M1 मैट्रिक्स का 0 1 वाले को M2 मैट्रिक्स के 0 1 वाले में, इस 0 1 को इस 0 1 में ऐड कीजिए और आंसर को R मैट्रिक्स के 0 1 पर डाल दीजिए। सो 2 और 5, यहां 7 अगेन आएगा। अंदर वाला लूप फिर आगे बढ़ेगा, ये 2 हो जाएगा। तो अब बन गया जी ये 0 2। तो M1 मैट्रिक्स का 0 2 वाला, यानी ये वाला, M2 मैट्रिक्स का 0 2 वाला, यानी ये वाला, दोनों को प्लस कीजिए और R मैट्रिक्स के 0 2 पर ऐड कर दीजिए। लीजिए, यानी 1 और 7 यहां इस सेल नंबर पर 8 आ जाएगा। इसी तरह से अब R का लूप आगे 1 पर आएगा, C का लूप 0 के लिए चलेगा, तो अब 1 0 के लिए, यानी इसके लिए कहानी चलेगी, राइट। M1 मैट्रिक्स का 1 0, M2 मैट्रिक्स का 1 0, दोनों प्लस होंगे और R मैट्रिक्स के 1 0 पर जाकर 4 हो जाएगा। फिर अंदर वाला लूप आगे बढ़ेगा, अब 1 1 पर यह फंडा चलेगा। M1 मैट्रिक्स का 1 1 वाला, यानी 1 1 पोजीशन वाला, M2 मैट्रिक्स का 1 1 पोजीशन वाला उठाकर M3 मैट्रिक्स के R मैट्रिक्स के 1 1 पोजीशन पर डाल देंगे, यानी 7 और 6 यहां पर आ जाएगा 13। इस तरह से पूरी मैट्रिक्स का सम R में होता चला जाएगा, लूप के हिसाब से होता चला जाएगा गाइस, है ना। और अब आंसर आ चुका होगा इसमें कितना, 8 और 8 16 आ जाएगा, देन 9 और 2 11 आ जाएगा, देन 6 और 4 10 आ जाएगा, देन 5 और 9 14 आ जाएगा। लीजिए, आंसर आपकी आर मैट्रिक्स में आ चुका है। अब हमें इस आर मैट्रिक्स को फिर से 2 लूप चलाकर, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है और इसका हमें आउटपुट देना है। इनपुट हो गया,
कैलकुलेशन हो गई। अब बारी आउटपुट की है और मैट्रिक्स को आउटपुट देने के लिए दो लूप चलेंगे टू डायमेंशनल एरेज में। तो इसको प्रिंट कराना है तो मैसेज दीजिए अपना printf, जो भी आप लिखना चाहें, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, और दो लूप चलाकर उस मैट्रिक्स आर मैट्रिक्स को प्रिंट कराइए। ये मैं आपको कई बार अब तक करके दिखा चुका हूं। आर का लूप चलाइए 0 से 2 तक, आर प्लस प्लस, देन कॉलम का लूप चलाइए 0 से 2 तक, सी प्लस प्लस, और प्रिंटफ करते जाइए अपनी रिजल्टेंट वाली मैट्रिक्स को। रिजल्टेंट वाली मैट्रिक्स कौन सी है? आर मैट्रिक्स के रो कॉलम को प्रिंट कराइए। और मैंने अब बताया था, अभी आपको बताया था, आपको प्रिंटफ करना होगा /n नेक्स्ट लाइन के लिए, राइट। नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए /n भी, ये फॉर लूप खत्म ये वाला, और स्टार्टिंग में ये जो मेन का करली ब्रेसेस चल रहा है यहां वो भी खत्म। तो ये देखिए, ये वही दो लूप वाला आउटपुट वाला लूप है जो मैं स्टार्टिंग से आपको बताता आ रहा हूं। रो और कॉलम के लिए चलाया, आर वाली मैट्रिक्स में हमारा रिजल्ट रखा हुआ है, सो आर वाली मैट्रिक्स को हमने प्रिंट करा दिया /n के साथ, ताकि नेक्स्ट लाइन में। तो ये प्रोग्राम गाइस बहुत फेवरेट प्रोग्राम है यूनिवर्सिटीज में, जनरली पेपर में पूछा जाता है दो मैट्रिसेस का सम या ऐड करके थर्ड मैट्रिक्स में डालने के लिए, राइट। एक क्वेश्चन और है, वो भी इस लेआउट से बहुत ज्यादा पूछा गया है पेपर्स में, यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलहाल मुझे लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन कैसा रहा, राइट। दो मैट्रिक्स खाली बनाई थी, ये रही, तीसरी भी खाली थी। पहले वाली मैट्रिक्स में M1 में इनपुट लिया, दो लूप चलाए, M2 में इनपुट लिया, दो लूप चलाए, दो लूप चलाकर उनका सम तीसरी में निकाला, और फिर दो लूप चला के उस तीसरी को प्रिंट कराया। सिंपल फंडा, इनपुट हो गया, कैलकुलेशन हो गया, आउटपुट हो गया, यानी प्रोग्राम पूरा हुआ। एक प्रोग्राम के जो तीन क्रूशियल पार्ट्स होते हैं, इनपुट, कैलकुलेशन और आउटपुट, वो पूरे हुए, राइट। अब एक क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा गया है, आपको बहुत बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में मिलेगा, वो है दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करने के लिए। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता है। गाइस, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मल्टीप्लाई करना है, अरे मल्टीप्लाई करना है तो यहां प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दो। देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे नहीं होता। यहां अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला होता तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो आप यहां माइनस लगा देते, चल जाता। दो मैट्रिक्स डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, डायरेक्ट ऐड हो जाती हैं। बट मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा दो मैट्रिसेस डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होती। मल्टीप्लाई करने के लिए रो को उठाकर कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाता है, रोज की कॉलम में मल्टीप्लाई होती है। यानी ये वाली रो उठा के पहले फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली रो उठा के सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली रो उठा के थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह फिर सेकंड रो के साथ भी करना है, थर्ड रो के। तो मल्टीप्लाई करने का जो लॉजिक है दो मैट्रिसेस को, वो अलग है। मैथमेटिकली अगर आपको आता है दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का, तभी ये प्रोग्राम आपको समझ में आएगा, या तभी ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं। तो बेहतर है कि पहले दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन देख लें कि दो मैट्रिसेस को रोज और कॉलम के हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसे किया जाता है, इसमें ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा कि 4 को 3 से कर दिया, 2 को 5 से कर दिया, नहीं। मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका रो का कॉलम से, फिर अगले कॉलम से, फिर अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है मैथमेटिक्स में। उस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत बार यूनिवर्सिटीज में पूछा गया है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कि एक वेरिएबल और ले लेते हैं यहां पर k नाम का, और अगर आपको दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो बाकी सब कुछ तो ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट मैट्रिक्स में यूजर से इनपुट ले लिया आपने, सेकंड मैट्रिक्स में भी यूजर से इनपुट ले लिया आपने, राइट। नीचे आउटपुट दिखाना है, वो भी ऐसे ही रहेगा। सिर्फ कैलकुलेशन वाले पार्ट में थोड़े से चेंजेस आएंगे, सिर्फ इस मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में चेंज आएंगे, क्योंकि इनपुट तो हमें तब भी फर्स्ट मैट्रिक्स में लेना होगा, इनपुट हमें सेकंड मैट्रिक्स में भी लेना होगा।
कैलकुलेशन का तरीका अलग है, रोज को उठाकर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, बट फाइनल जो आउटपुट आएगा आर में मल्टीप्लाई करने के बाद उसे प्रिंट भी ऐसे ही कराना होगा। तो यहां पर हमें देखिए, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। मैंने ये जो आर नाम का मैट्रिक्स लिया है, इसमें मैंने डाल दिया 0 और एक लूप और चलाया k इक्वल टू 0 से k लेस देन इक्वल टू 2, k प्लस प्लस एक और नेस्टेड लूप में। देखिए गाइस, एक और नेस्टेड लूप में 3 नेस्टेड लूप हो गए। अभी तक आपने 2 देखे हैं। और यहां क्या लिख रहा हूं मैं, जरा देखिएगा मल्टीप्लाई करने का लॉजिक। आर वाली मैट्रिक्स के रो कॉलम पर, आर वाली मैट्रिक्स का रो कॉलम प्लस, जरा मल्टीप्लाई का देखिए फंडा, M1 वाली मैट्रिक्स का आर के मल्टीप्लाई बाय M2 वाली मैट्रिक्स का के सी। देखिएगा गाइस, इस सेमीकोलन लगा दें यहां पर, राइट। तो ये एक लॉजिक है। यहां पर ये 3 नेस्टेड लूप की मदद से 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया गया है। 3 नेस्टेड लूप की मदद से, एक रो के अलोंग, एक कॉलम के अलोंग। और ये जो अंदर वाला लॉजिक जो मैंने लिखा है, ये लॉजिक मैंने लिखा है रो को उठाकर कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए। रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करने की वजह से ही मुझे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ा के, और उसका भी नेस्टेड लूप चलाया। देखिए, नेस्टेड लूप आपको मैं बहुत बार समझा चुका हूं, नेस्टेड लूप्स में भी बताया था। यहां 2 डायमेंशन एरे शुरू करने से पहले भी इसकी पूरी वर्किंग बताई। तो चलिए इस हिस्से को, ये जो इतना पार्ट है जहां पर मैंने इन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का ये लॉजिक लिखा है, ये मैं आपके ऊपर डालता हूं। आप लोग पहले मैथमेटिक्स में 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देख लीजिए। अगर वो देख लिया, समझ लिया है, तो उसके बाद इस पूरे हिस्से को R की वैल्यू, C की वैल्यू और K की वैल्यू को लिख कर, जिस प्रकार से मैं लिखता हूं, राइट, उसी प्रकार से आपको लिख कर इस इतने हिस्से को ड्राई रन करना है। ड्राई रन से मेरा मतलब है नोटबुक पर R की वैल्यू लिखना, जो मैं ये करता हूं, R की वैल्यू, C की वैल्यू, R की वैल्यू, C की वैल्यू, इसे हम लोग कहते हैं ड्राई रन करना। मतलब वैल्यूज को लिख कर चेक करना कि किसकी वैल्यू क्या हो गई, किसकी वैल्यू क्या हो गई। तो ये वाला हिस्सा, क्योंकि नेस्टेड लूप में कई बार बता चुका हूं, तो ये वाला पार्ट जो है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि इनपुट दोनों मैंने आपको बताए, आउटपुट मैंने बताया, अभी मैंने आपको एडिशन भी करके दिखाया। अब ये एक लाइन का लॉजिक आपको एक्सप्लोर करना है और समझना है कि आखिर ये नेस्टेड लूप कैसे कर रहा है काम, राइट। मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वाला हिस्सा आपने करा तो आपने सही आंसर जो मैथमेटिकली होता है वैसे मैच हुआ या नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट 2 डायमेंशनल एरे का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने 2 डायमेंशनल एरेस के देखे और उन सब की प्रैक्टिस भी करी। कोशिश कीजिएगा, हो सके तो इन सब को सिस्टम पर रन करके देखिए। कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऑनलाइन, अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे कि हाउ टू प्रैक्टिस सी प्रोग्राम्स ऑनलाइन, तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर्स अवेलेबल हैं जहां जाकर आप डायरेक्टली सी के प्रोग्राम चलाकर वहीं आउटपुट देख सकते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है आपको कोई सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल करने की। इनकी प्रैक्टिस आप ऑनलाइन चलाकर वहीं सामने रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो गाइज, इन प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस कीजिए, इस लॉजिक को एक्सप्लोर करके मुझे बताइए कि कैसा रहा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, 2 डायमेंशनल एरेज कैसे लगे, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज में। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।